दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस है, जस्टिस बी.आर. गवई हैं, उनके बारे में तो आप सोचते ही होंगे और जानते ही होंगे। वो बहुत सारे ना बयानात देने के लिए प्रसिद्ध हैं। एक्चुअल में क्या है कि गलती से ना जस्टिस बी.आर. जो गवई हैं, हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एक्चुअल में ना गलत पेशे में आ गए हैं। एक्चुअल में उनका सपना होगा एक नेता बनने का, लेकिन वो गलती से जज बन गए और अब जज बने तो पदोन्नति पर पदोन्नति करते करते सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंच गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए। तो अब उस पद को छोड़े तो छोड़े कैसे। लेकिन जो कोई अंदर का जो कुछ बनना होता है ना, जब वो हिचकोले मारता है, हिलोरे मारता है ना, तो वो दिखता है लोगों को, और वो भी ना संभाल नहीं पाता है ना, ये बात बार बार बोलता है। तो जस्टिस जो बी.आर. गवई है ना, वो नेता बनना चाहते हैं और वो नेता की तरह अक्सर ट्रीट भी करते हैं। वो एक जज का काम होता है कि वो कलम से बात करे, ज्यादा मुंह से बात न करे, सार्वजनिक स्थलों पर बयानबाजी न करे और अपने जजमेंट के बाद साइलेंट रहे। जो जजमेंट देना है दे और उसके बाद कुछ किए बिना बोले नेक्स्ट आइए आपकी बारी है। तो एक जज का काम होता है। लेकिन वो चूंकि नेता है, उनके अंदर नेता बनने की इच्छा है और नेता बनने की इच्छा है तो बयानबाजी करते हैं। अभी आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि खजुराहो के विष्णु जी के मंदिर पर उनका बयान, जो विष्णु भगवान को ही कह दो, जाओ अपने भगवान को कह दो, इतने बड़े भक्त हो तो कि अपना मुंडी खुद जोड़ दे। उसके बाद बहुत सारे मतलब बवाल हुआ, ये सब आप जानते ही हैं, वीडियो में पहले बता भी चुका हूं। लेकिन ये बात तो तय है कि वो नेता बनना चाहते हैं, और जब नेता कोई बनता है ना, तो उसका एक विपक्ष भी होता है जो उस पर आरोप लगाता है, और वो उसको फंसाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। अब चूंकि जस्टिस बी.आर. गवई का अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो उनके पिताजी खुद एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी से नेता थे, और वो सीधे 1964 से लेकर, अगर 1964 से लेकर अगर बात किया जाए 1994 तक, तो 30 सालों में लगभग समझ लीजिए कि 6 से 7 बार अगर सांसद विधायक की पारी होगा तो खेल चुके थे। और ये तब से है जब जस्टिस बी.आर. गवई 4 साल के थे, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई का जन्म 1960 में हुआ है और 1964 से उनके पिताजी एक सक्रिय राजनीति में हैं। क्योंकि सांसद बन जाने का मतलब आप सक्रिय राजनीतिक में हुए बिना आपको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगी, आप जीत नहीं सकते। और उसके बाद में सोनिया गांधी उनकी इस चीज से प्रसन्न थी, उनके पिता R.S. गवई से, इसलिए उन्हें 3 राज्यों का गवर्नर बनाया। वो 3 राज्य कौन थे? बिहार, महाराष्ट्र और केरल। और उसके बाद में एक अतिरिक्त जैसे 4 दिया गया सिक्किम का। तो इस तरीके से जोड़ जाड़ के 4 राज्यों का गवर्नर भी बने। तो ये भी अपने पिता की तरह राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन जज के कारण फंसे हैं। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जस्टिस बी.आर. गवई कौन सा ऐसा मतलब पैतरा फेंके हैं, क्योंकि नेता बनने का मतलब आप किसी एक पार्टी का समर्थन करेंगे और एक पार्टी का विरोध करेंगे। अब चूंकि उनका पूरा का पूरा जो परिवार है, पूरा का पूरा परिवार उनके कांग्रेस से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस के पक्ष में नेता बनेंगे। तो इसलिए उन्होंने ना बीजेपी को अपना विपक्ष, अपना विरोधी मान लिया है। तो वक्त बेवक्त एन तेन प्रकारेण किसी भी तरीके से बीजेपी के खिलाफ बोलने से नहीं चूकते। अगर अभी उनका हाल ही में मॉरिशस की यात्रा की बात किया गया है जाएगा, तो वो भारत के संविधान पर, भारत के कानून व्यवस्था पर कम, बुलडोजर के विरोध में ज्यादा बोले। अब बुलडोजर किस राज्य में प्रसिद्ध है आप तो जानते ही हैं, और वो बुलडोजर के कारण ही है कि लोग दूसरे का जमीन को हड़प नहीं रहे हैं और लोग शांति से रह रहे हैं। नहीं तो अगर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कचहरी की बात किया जाए ना, तो 40-40, 50-50 साल लग जाते हैं लोगों के फैसले आने में। और ये जो बुलडोजर के डर से ना बहुत सारे लोगों के दिल में दहशत है, अपराधियों के। और वो बुलडोजर कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं, एकदम पूरी तरीके से कानूनी तरीके से चलता है। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस के पक्षधर हैं, कांग्रेस के नेता अपने आप को समझते हैं, तो बीजेपी के खुल के ना बोले, घुमा फिरा के तो बात करेंगे। अब वही उनके अंदर का जो नेता है ना, अब एक और बम फोड़ा, बहुत बड़ा एटम बम फोड़ दिए बीजेपी पर। अब ऐसा एटम बम फोड़े हैं, उनको ऐसा लगता है जस्टिस बी.आर. गवई को, हालांकि वो एटम बम नहीं है, वो सुतरी बम है। ऐसे ऐसे बम धमाके ना राजनीति में बीजेपी सहते रहती है। अब वो बम क्या है आप लोग को बता दूं, बम मतलब सुतरी बम, मतलब जो बच्चे लोग का पटाखा है चुटचुटिया वाला, और उनको लगता है कि बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। अब उनके जो कांग्रेस में है तो कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी बड़े बड़े बम फोड़ेंगे, बात सोचते रहते हैं, राजनीतिक बम,
और वो थोड़ा सा बम बोलूजे तो राजनीतिक धमाका समझा करिए, वो धमाका ना समझिए। तो अब ना ये भी ना सोचते कि बड़ा बम फोड़ाऊं, लेकिन सब चुटचुटिया रहता है। बता रहा हूं क्या इन्होंने किया है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि 23 नवंबर 2025 को जस्टिस BR गवई का कार्यकाल खत्म होने वाला है, और आज वीडियो बनने के दिन से मुश्किल से ना एक सप्ताह या एक सप्ताह से भी कम समय में वो रिटायरमेंट ले लेंगे। अब जाते जाते ना बीजेपी के लिए ये धमाका कर गए कि वो बोले कि अलग अलग राज्यों में, मतलब कार्यपालिका और विधायिका, क्या बोले, कार्यपालिका और विधायिका जो क्रीमी लेयर है ना, क्रीमी लेयर जो में आ चुके हैं, उनको आरक्षण न दे, उनके लिए आरक्षण न देने के संबंध में मतलब प्रस्ताव लाए, कानून बनाए, ताकि जो उसके बाद के जो पिछड़े हुए लोग उनको लाभ मिल सके। सबसे पहले अगर आप क्रीमी लेयर नहीं समझते तो आपको समझा दे रहा हूं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ओबीसी है या कोई भी पिछड़ा वर्ग है जिनको आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण इस नाम पर मिलता है कि वो समाज के पिछड़े हुए तबके हैं और उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ओबीसी वर्ग का कोई पर्सन आरक्षण लिया और अब वो कलेक्टर बन गया। अब कलेक्टर बन गया तो अब वो बहुत मतलब पैसे कौड़ी हर तरीके से मान सम्मान से समृद्ध हो गया, तो अब उसको जरूरत नहीं है, अब उसके बेटे को नहीं मिलेगा सुविधा। अब कोई दूसरा ओबीसी जिसके पिताजी का वो स्थिति नहीं होगा उसको सुविधा मिलेगा। और अभी तक ये चीज नोटिस करिएगा, अभी तक ये चीज ओबीसी में होता था, क्रीमी लेयर। अब वो क्रीमी लेयर ST SC में भी लाने की बात कर गए और उन्होंने कहा ना कि कार्यपालिका और विधायिका को लाना चाहिए। अब कार्यपालिका विधायिका आप लोग तो जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको बता दे रहा हूं। विधायिका का मतलब वो होता है ना जो चुने हुए जनता के डायरेक्ट मत से जो चुने हुए सांसद विधायक होते हैं, वो सब विधायिका में आते हैं। जैसे बिहार विधानसभा चुनाव में जितने भी चुनाव में जितने भी विधायक लोग चुने गए ना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, वो सब के सब विधायिका हैं। और जब उनमें से मुख्यमंत्री जब चुना जाएगा और मंत्री जब उनके मतलब सलाह से राज्यपाल लोगों को बनाएंगे, तो वो सब के सब क्या कहे जाएंगे, कार्यपालिका। मतलब विधायिका जो डायरेक्ट जनता से चुना गया है और उसके बाद मुख्यमंत्री और जो मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका होते हैं। तो जस्टिस BR गवई कहे कि आप ST SC एक्ट, मतलब ST SC एक्ट में जो शामिल है, मतलब जो ST SC हैं उन सब में भी क्रीमी लेयर लाइए और सरकार एक कानून बनाए। अब आप कहेंगे कि अरे ये बात तो खुद कोर्ट बोल रही है। अब खुद एक कोर्ट बोल रही है, कोर्ट के जज बोल रहे हैं, तो इसमें बीजेपी कैसे फंसेगा? मैं बता रहा हूं, बीजेपी फंसेगा नहीं, फंसे तो खुद हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि अंदर तो राजनीति रग रग में बसता है, अब रिटायरमेंट होने के बाद ना अभी से माहौल बना लूं मैं, ताकि तुरंत का तुरंत ना कोई अच्छा पोस्ट मिल जाए। उन्होंने देखा है कि किस प्रकार के जो भूतपूर्व जो जस्टिस रेड्डी थे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उनको किस तरीके से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अभी वाइस प्रेसिडेंट के लिए कांग्रेस की तरफ से सीट मिल गया, मतलब सॉरी टिकट मिल गया। और हालांकि वो हार गए लेकिन टिकट तो मिला। तो इनको ऐसा लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, या हो सकता है ना कि मैं टैलेंटेड हूं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, जानकार हूं। हो सकता है कि अब राहुल गांधी को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हूं, हो सकता है मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट कर दे। प्रधानमंत्री पद में तो पहले सांसद लड़वाए और प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट कर दे। लेकिन जस्टिस BR गवई को समझना चाहिए कि राजनीति का राह इतना आसान नहीं होता। अब उनका इसमें चाल क्या है? अब आपको लगेगा कि फायदा क्या होगा, बीजेपी को क्या घाटा लगेगा, बता रहा हूं। अगर आप पूरे के पूरे अगर सर्वोच्च न्यायालय या इतिहास को देखेंगे तो वो अपने आप को ना, भारतीय संविधान का 3 प्रमुख अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो और ये तीनों अंग को बराबर शक्ति प्राप्त है, तीनों को तीनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा महत्व विधायिका को और कार्यपालिका को दिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान में पूरी शक्ति का स्रोत जनता है और जनता के द्वारा चुने जाते हैं संसद। और अगर संविधान के अकॉर्डिंग A to Z एकदम एक्यूरेट बात करें तो यहां पर पूरा का पूरा देश का ना जो सबसे सर्वोच्च तीनों में संस्था है ना, तो संसद, बता रहा हूं कैसे। और ये भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, क्योंकि संसद के जो भी सदस्य हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। और भारत के जो न्यायपालिका के जो प्रमुख है, जो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश है, वो सब के सब राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग। अब भारतीय संविधान का जो सेक्शन
124 है, 124 के अकॉर्डिंग जब वो पूरे के पूरे जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियों का ध्यान समझिए। और भारतीय संविधान के जो अनुसार भारतीय संविधान के 1976 में जो 42वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, उसमें प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के सलाह पर, मतलब कार्यपालिका के सलाह पर काम करेगा। अब कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री और मंत्री कैसे बनेंगे? सांसद से बनते हैं, सांसद में से चुने जाते हैं और सांसद जनता से चुने जाते हैं। मतलब संसद में से चुने गए कार्यपालिका और कार्यपालिका संसद का भाग है। और चूंकि ये संसद के मतलब एक कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे और राष्ट्रपति ही जजों को चुनेंगे। मतलब कि भारतीय संविधान के अनुसार भी जजों का चुनाव कार्यपालिका मतलब संसद करेगी। भाई ये तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है। फिर भी न्यायपालिका ने ये सब नियमों को नहीं मानती। न्यायपालिका ये मान के चलती है ना कि कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका में न्यायपालिका प्रधान है। और ये बात झलकता तब है जब जस्टिस बी.आर. गवई अक्सर घूमते फिरते कहे जाते मतलब कहते पाए जाते हैं कि देश में सर्वोच्च संसद नहीं है, सर्वोच्च संविधान है। भैया सबसे पहले तो उनके ये बयान ही नहीं देना चाहिए। ये तो वही बात हो गया कि हमारे देश में राष्ट्रपति बड़े नहीं है, उपराष्ट्रपति बड़े नहीं है, राष्ट्रपति बड़े हैं। अरे भैया बड़े बड़े पदों की तुलना करते क्यों हैं आप? लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ये गलती से भी बात नहीं बोलते ना कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका प्रमुख नहीं है, प्रमुख संसद है। वो ये बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब वो ये बात बोलेंगे ना तो वो इनडायरेक्टली मैसेज दे देंगे जनता को, कार्यपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को। इनडायरेक्टली जस्टिस बी.आर. गवई ये मैसेज दे देंगे, उनको लगेगा, मैसेज चल जाएगा कि नहीं भाई न्यायपालिका संविधान के अंतर्गत ही होता है, मतलब न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के बराबर ही होता है। वो ये बोलते हैं ना कि संसद सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च संविधान है। तो इनका ये बोलने का मतलब है कि संसद कोई बड़ा चीज नहीं है। और जब ये बात को साइलेंट कर जाते हैं कि न्यायपालिका सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन है, संसद है, वो ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि न्यायपालिका ही संविधान है। मतलब न्यायपालिका संविधान है और संविधान न्यायपालिका है। और कहीं ना कहीं पूरे न्यायपालिका को ना ये जो जजेस हैं वो ये बताने के चक्कर में है कि पूरा का पूरा न्यायपालिका ही संविधान है। तो ये सब बातें की वजह से जो जस्टिस बी.आर. गवई है वो अभी जो कार्यपालिका प्रधानमंत्री है या मौजूदा सरकार पर ठिकरा इसलिए फोड़ रहे हैं क्योंकि ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कई बार जो संसद के जो कानून जो आता है ना, कई बार संसद के कानून होते हैं, उन कानूनों को न्यायपालिका अपने पैरों तले रौंद देती है। संसद के चाहे सीए का कानून हो, भले पास करेगी, लेकिन अब वही पास करेगी, वही चेक भी करेगी, क्योंकि कानून बनने का नियम है पहले मतलब संसद में कानून पास होगा, उसके बाद न्यायपालिका के पास जाएगा जांच होने के लिए, जब सब क्लियर रहेगा तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, वो सिग्नेचर होकर कानून बन जाएगा। लेकिन क्या होता है कि पहले वो कानून बनता है, वो कानून न्यायपालिका जांच भी करती है और राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर वो कानून बन भी जाता है। लेकिन फिर वही कानून जो खुद सर्वोच्च न्यायालय उसको पास कर चुकी है, वो कानून के खिलाफ जब विपक्षी जाते हैं पार्टियां तो सुन लेती है। मतलब सीए के खिलाफ, सीए कानून भी उनके निगरानी बना, लेकिन सीए के खिलाफ जो भी बात आएगा ना सर्वोच्च न्यायालय सुनता है। मतलब वो संसद का बनाया कानून ही नहीं, खुद वो कानून पर मोहर लगाया तो भी उस कानून को रौंदता है, अपने पैरों तले रौंदता है, तभी तो सीए के खिलाफ बात सुनता है। अभी जो 3 कानून था कृषि बिल का, जो किसान के नाम पर, मैं किसान का आंदोलन नहीं बोलता, किसान के नाम पर जो उग्र आंदोलन हो रहा था और जो देश के लोगों के मौलिक अधिकार जो कहीं भी आने जाने का और स्वतंत्रता और निर्बाध तरीके से आने जाने को, उनके मौलिक अधिकार को रोक के रखा था, उन सब के रास्तों को रोक के रखे थे, उनके खिलाफ कोर्ट कभी नहीं बोला। तो ये सब को लेकर भी कोर्ट कभी नहीं बोला कि वो गलत हो रहा है, लेकिन कोर्ट हमेशा संसद के बनाए कानून को रौंदती है। अब यहां पर बात यह आएगा कि वो कैसे उनको नीचा दिखा रही है, बता रहा हूं। अब वो तो कह दिया प्रधानमंत्री को, अब वो सोचती कि प्रधानमंत्री को कहूंगा और प्रधानमंत्री और कार्यपालिका ना सीधे एक कानून बना के ला देगी, कहां? हमारे कोर्ट में, न्यायपालिका में। और जैसे ही न्यायपालिका में कानून बन के आएगा ना तो न्यायपालिका वो कानून को रिजेक्ट कर देगी। अब हमारे देश में आरक्षण का मुद्दा कितना ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है आप समझ सकते हैं।
आरक्षण के नाम पर कितना बवाल हो जाता। आपको याद होगा कि एक बार आरएसएस के जो सरसंचालक, जो प्रमुख थे, वो एक बार बिहार विधानसभा चुनाव में बोल दिए थे कि हम आरक्षण के बारे में सोचेंगे, तो बनती बनती सरकार गिर गई। तो इतना ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा में जब आरक्षण के विरोध में अगर इनके कहे पर, जो कि होने वाला नहीं है, इनका मानना है ऐसा कि अगर लेकर चले गए कोर्ट में और कोर्ट तो रिजेक्ट कर देगी, तो फिर पूरी विपक्षी पार्टियां, और तब तक अभी जस्टिस बीआर गवई, अभी बहुत बता रहा हूं, जस्टिस बीआर गवई रिटायरमेंट के बाद सीधे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, करेंगे जैसा उनका हाव भाव लगता है और जैसे उनका हर चीज बीजेपी के विरोध में लगता है। संभावना है, संभावना होती है, और मेरा अधिकार है संभावना लगाने का। मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरा अधिकार है अपनी बात को व्यक्त करने का। तो मैं बता रहा हूं, संभावना बता रहा हूं कि जस्टिस बीआर गवई को ऐसा लगता है कि जब कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे तो अब वो उनको घेरेंगे कि देखो ये संविधान का मतलब आरक्षण विरोधी है, ये दलितों का हक खा रहा है। अब ये कोर्ट तक रिजेक्ट कर दिया गया और इस आधार पर वो पूरे देश में उनके खिलाफ माहौल गिराएंगे और देश में लोग उनके खिलाफ गुस्सा पालेंगे। एसटी वोट कटेगा, फिर ओबीसी को भी भड़काएंगे कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, करते करते बोलेंगे आरक्षण खत्म कर देगा। तो फिर पूरे देश में बीजेपी का जन आधार गिराना है और बीजेपी उस चाल में फंस जाए। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस, जब कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी या अभी मौजूदा सरकार को जो बॉल दी गई है और ये सोच कर दी गई कि उन्हें सीधे ऑल आउट कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा वो बहुत ज्यादा सिक्सर क्या मैदान पार कर जाता है। तो कहीं जस्टिस बीआर गवई का दिया गया बयान उन्हीं पर न भारी पड़ जाए, क्योंकि वो सोशल मीडिया का जमाना है। कान में नहीं कहे धीरे से कि मोदी जी आप ना एसटीएससी एक्ट का ना आप क्रिमिलेयर हटा दीजिए, कान में नहीं बोले हैं, आप खुल के बोले हैं। तो ये ना हो कि कहीं आप कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे हैं और एसटीएससी समाज आप ही के पीछे पड़ जाए कि आप आरक्षण क्यों खत्म करना चाह रहे हैं, हम अगर आगे बढ़ रहे तो एसटीएससी को क्रिमिलेयर में क्यों डालना चाह रहे हैं, कहीं ये उनके गले ना पड़ जाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को समझा पाया हूं कि किस तरीके से अभी जस्टिस बीआर गवई, जो कि कांग्रेस के परिवार से हैं और उनके अंदर नेतागिरी, परिवार में तो आएगा ही, तो नेतागिरी कैसे उफान मान रहा है और कैसे कांग्रेस का पक्ष लेकर बीजेपी को फंसवाने घेरने की कोशिश कर रहा है और कैसे आने वाले समय में उल्टा उन्हीं को इसके ऊपर मतलब उल्टा मार उन्हीं पर पड़ेगा। ये सब चीज को जो समझाने में मैं कितना कामयाब रहा और एनालिसिस कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।